अब क्लब रूम के अंदर माही और माचिया आ जाते हैं। तभी मीवा माचिया से कहते हैं कि अगर तुम चाहते क्या हो माचिया, से काना मरी है तब से तुम काफी अजीब हरकतें करने लग चुके हो। तभी माचिया उसकी बात काटते हुए कहता है कि जब चाहे कुछ भी हो जाए मैं उस टैप ट्यूब को खत्म करके ही छोड़ूंगा। अब पिछले सीन के अंदर माचिया ने जिसको मारा था, अरे वो प्रिंसिपल, अब उसकी वीआईपी वाली सीट खाली हो चुकी है। तभी माचिया कहता है कि अगर किसी को भी वीआईपी इंसान की सीट चाहिए से लगभग 10 बिलियन येन की जरूरत होती है। इतने सारे पैसे मैं इकट्ठा करने बैठ गया तो काफी समय बीत जाएगा, ये करना मेरे लिए नामुमकिन है। तभी वो वीआईपी पास हासिल करने के लिए एक न्यू रास्ता ढूंढता है, पूरे डेड ट्यूब का नंबर 1 विजेता बनना, मतलब कि सबसे हाईएस्ट रैंक हासिल करनी। अगर कोई बंदा डेड ट्यूब के ऊपर पहला रैंक हासिल कर लेता है तो उसे वीआईपी सेक्शन में जाने के लिए मनाही नहीं होगी, वो सीधा जा सकता है। अभी के लिए हम ये चीज नहीं कर सकते क्योंकि हम अभी 3rd रैंक के ऊपर हैं, 1st रैंक हासिल करनी होगी। सेकंड नंबर पर वो पावर रेंजर आ चुका है, 1st पोजीशन के ऊपर एक और आदमी है। माचिया की बात सुनकर मीवा कहते कि आखिर तुम साबित क्या करना चाहते हो और 1st रैंक पे क्यों आना चाहते हो? अगर हम एक बार वीआईपी मेंबर बन गए तो हम बाकी के बच्चे जो लोग हैं जो वीआईपी सेक्शन में हैं तो हम उनसे मिल सकते हैं, हम उन वीआईपी लोगों को खत्म भी कर सकते हैं, जिस वजह से ये सारा मैनेजमेंट हम हैंडल करेंगे। के बाद ये सारा सिस्टम ही हम जड़ से ही खत्म कर देंगे। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि पावर रेंजर साकी से पूछ रहा होता है कि मैं माही को कैसे हरा सकता हूँ। हाँ, ये दूसरी इसकी फ्रेंड के साथ ये थोड़ा गुचू गुचू भी कर रहा था, वो मैं दिखा तो नहीं सकता, वो मैं सिर्फ अकेले देखूंगा। साकी कहती कि तुम डेड ट्यूब के ऊपर पहले से ही 2nd रैंक के ऊपर हो, तुम ऑलरेडी उसे हरा चुके हो, फिर तुम्हें क्या चाहिए? वो कहता है उस लड़की ने जो मेरी जान बचाकर जो मेरी बेइज्जती की है वो मैं कभी नहीं भूलूंगा, मैं उससे फाइट चाहता हूँ। साकी कहती कि पहले स्थान वाले बंदे को हमें हराना चाहिए, अगर हम उसे हरा देंगे तो हम माशी को भी आराम से हरा देंगे। तभी साकी नंबर 1 वाले इंसान की फोटो दिखाती है जो कि दिखने में बिल्कुल एक आम बिजनेसमैन जैसा दिख रहा था। माचिया उस डेड ट्यूबर की वीडियो चलाकर माही को दिखाता है। बाय द वे इसका नाम जीना है, मैं इसको बिजनेसमैन ही बोलूंगा। ये वीडियो के अंदर जो बड़े बड़े सेलिब्रिटी वगैरह होते हैं, जो बिजनेसमैन वगैरह होते हैं, उनकी ये चुगली वगैरह करता है, मतलब की रोस्टिंग वगैरह करता है। इस बंदे की वीडियो देखने के बाद सब हैरान हो जाते हैं, क्या ये वो आदमी है? हमें तो लगता है ये कुछ खतरनाक आदमी होगा जिसने बहुत सारे मर्डर वगैरह किए होंगे। वैसे भी ये बात सच है, तुम लोगों को पता चल ही गया होगा, ऐसी चीजें लोगों को ज्यादा पसंद आती हैं। उसकी वीडियो से पता चलता है कि कम से कम अब तक उसने 860 मिलियन येन कमा चुका है और वो उन पैसों को अपने जो मेंबर हैं उनके अंदर बांट देता है, जो मतलब उसकी वीडियो वगैरह देखते हैं सब्सक्राइबर। ये 860 येन मिलियन है जो इसकी ये मंथली इनकम है, जो कि दूसरे लोगों के अंदर ही बांट देता है, वो अपने पास कुछ भी नहीं रखता। देख कर उन सबका दिमाग खराब हो जाता है कि हम इतनी मेहनत करते हैं कि वीडियो बनाने के लिए और ये इंसान ऐसा करके पैसे कमा रहा है, तो उसी तरफ ये बंदा सबको पैसे बांट कर सब्सक्राइबर को गेन कर रहा है। माचिया कहते कि उस बंदे ने अभी तक कोई क्राइम वगैरह नहीं किया है, इसने लोगों के अंदर एक अच्छी इमेज बना रखी है, ना ये अपनी वीडियो के अंदर मारकाट और कोई वायलेंस वगैरह कुछ ऐड करता है, ना ही इसके कंटेंट में कोई वगैरह है। यही एक वजह है जिस वजह से छोटी उम्र के बच्चे या बूढ़े बुजुर्ग वगैरह भी देख सकते हैं इसकी वीडियो। प्लान ये है कि हमें लोगों के सामने उसकी इमेज खराब करनी होगी, तभी वो मिजुनो के हाथ में 10 मिलियन येन दे देता है, और ताकि तुम उसके घर जाओ और उसकी रियल पर्सनैलिटी को पता लगा सको अपनी उन चिंकू पिंकू की मदद से। इन दिनों के बाद मिजुनो उस बंदे के घर तक पहुँच जाती है जो की बाहर खड़ी होती है, वो सीधा बिल्डिंग के अंदर घुस जाती है, सामने देखती है साकी को जो की उसके साइड में खड़ी हुई थी। ये पावर रेंजर की तरफ से आई थी, मतलब कि इनका भी यही प्लान था जो कि मिजुनो का था, इसलिए ये अब ये साथ मिलके काम करते हैं। उसके बाद वो दोनों कपड़े चेंज करके बिजनेसमैन के घर में घुस जाते हैं, बट वो बिजनेसमैन ऐसा कुछ नहीं करता, वो बैठ के बस सिर्फ अपनी वीडियो एडिट करता रहता है। तभी मिजुनो अपने चिंकू पिंकू की मदद से उसे सीड्यूस करने की कोशिश करती है, बट बिजनेसमैन उसे ये सब चीजें करने के लिए रोक देता है। वो कहता है कि मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो अपना खेल का मैदान दिखाती है, बट वो फिर भी उसे देखकर अनदेखा कर देता है। ये देखकर वो दोनों हैरान हो जाते हैं कि अब हमें क्या करना चाहिए। अब मिजुनो उसके साथ वो सब करने के लिए जबरदस्ती फोर्स करने वाली थी। उसके बाद वो दोनों अपने कपड़े उतार देते हैं और अपने कैमरा चालू कर देते हैं। अब उस बिजनेसमैन को पकड़कर उसके हाथ पैर भी बांध देते हैं और उसके सारे के सारे कपड़ों को फाड़ देते हैं। जब वो उसके कपड़ों को फाड़ते हैं तो ये देख हैरान हो जाते हैं कि मिजुनो कहती कि इसका तो काफी
काफी बड़ा है। ये तो रेड रेंजर से भी कुछ ज्यादा वो नहीं है। देखो वो तो खुश हो जाते हैं और उसके ऊपर वो दोनों ही चढ़ जाते हैं। पहले तो वो अपने मुंह के जरिए थोड़ी हरकतें वगैरह करती है और वो ढीला हो जाता है, और दूसरी तरफ साकी उसके ऊपर चढ़ जाती है। ये देख साकी को तो बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था, बिकॉज वो साकी पहली बार जो कर रही थी, इसलिए वो जल्दी ही ढीली होकर वहीं पर गिर जाती है। वो तो बिल्कुल थक के गिर चुकी है। तभी मिजुनो आके ये जगह संभालती है। वो उसकी सवारी करना शुरू करती है और वो भी काफी देर तक। वो थोड़ा किस वगैरह करते हैं और वहीं पर रुक जाते हैं। जुनू अपने मन में सोच रही होती है कि अब ये इसकी रियल पर्सनैलिटी बाहर आ चुकी है। फिर भी वो बिजनेसमैन उसे रोकने की कोशिश बहुत करता है कि नहीं ऐसा मत करो कुछ भी, बट वो फिर भी नहीं रुकते। वो कम से कम 2 से 4 बार वो उसके साथ करते ही रहते हैं। उन्हें बार बार रोकने की बहुत कोशिश करता है, बट वो रुकने वाले कहाँ थे। सब काम खत्म होने के बाद मिजुनो उससे कहते हैं कि आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, बहुत अच्छे इंसान हो, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी तुम बस रोकते ही रहे। अगर तुम इतने ही अच्छे इंसान हो तो डेड ट्यूब के ऊपर क्यों आए हो। तभी वो बिजनेसमैन कहता है कि डेड ट्यूब एक बुरी साइड है, बट फिर भी उन बुरे लोगों को सबक सिखाना चाहता हूँ। अपनी वीडियो के जरिए उन सभी को उनकी सच्चाई दिखाता हूँ। से आने वाला एक पैसा भी मैं अपने पास नहीं रखता, सबके सब मैं दान कर देता हूँ। यही वजह है जिस वजह से मैं इस डेड ट्यूब का इस्तेमाल करता हूँ। ये बातें उसके मुंह से सुन के मिजुनो तभी ब्लश करने लग जाती है। जुनो को ये सुन के विश्वास नहीं होता। वो फिर भी उससे पूछते क्या बस यही रीजन है, इस कारण तुम चलाते हो, तुम्हें पैसों की जरूरत नहीं है क्या। बिजनेसमैन कहता है कि पैसे सिर्फ ये काम करके ही नहीं कमाए जा सकते, मेहनत से भी कमाए जा सकते हैं। उसके बाद मिजुनो सब बातें जाके माचिया को बता देती है। माचिया को ये बातें झूठी लगती हैं। वो कहता है कि हजारों तरीके हैं उनको जागरूक करने के, बट यही सिर्फ डेड ट्यूब ही क्यों। जुनो कहती है कि शायद वो भी डेड ट्यूब को तुम्हारी तरह ही बर्बाद करना चाहता हो, शायद हमें भी उसके साथ मिलके उसका साथ देना चाहिए। बट माचिया ये सब चीजें करने से मना कर देता है। माचिया अपना प्लान बताता है कि जो अब वीडियो तुम बना के लेके आई हो, मैं इसे थोड़ा एडिट करके ऐसा बना दूंगा जैसे कि वो तुम्हारे साथ जबरदस्ती कर रहा था। ये सब चीजें करने के लिए मुझे तुम्हारी बस थोड़ी नोटी वॉइस चाहिए। तभी मिजुनो ये सुन के साफ मना कर देती है, कहती है नहीं मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकती। तभी माचिया कहते हैं इन सब चीजों के लिए मैं तुम्हें पैसे दूंगा, फ्री में नहीं करवा रहा तुमसे। जुनो को ये सुन के गुस्सा आ जाता है। वो माचिया के मुंह पे एक घुसन लगाती है। वो कहते किसी भी हम निर्दोष आदमी को ऐसे इल्जाम लगा के उसे मारने पे मजबूर नहीं कर सकते, फिर हमारे अंदर और दूसरे लोगों में फर्क ही क्या रह जाएगा। हाँ, ये बातें सुन के माचिया अपना प्लान वहीं पे ड्रॉप कर देता है। वो कहता है ठीक है मैं नहीं करूंगा ऐसा कुछ, बट एक बात जान लो, अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा तो कोई और आके ये सब करेगा। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है। हम उसी बिजनेसमैन को देखते हैं जो कि स्टोर से होता हुआ वापस अपने घर पे जा रहा था, बट पीछे से तभी मिजुनो आके उसे रोक लेती है। उसके बाद वो थोड़ी देर पार्क में बैठ के थोड़ी बातचीत वगैरह करते हैं, और तभी मौके का फायदा उठाते हुए वो बिजनेसमैन उससे शादी के लिए पूछ लेता है। क्या ये क्या बक रहे हो। ये उससे गर्लफ्रेंड वगैरह बनाने के लिए नहीं पूछता, सीधा उससे डायरेक्ट शादी के लिए ही पूछ लिया। इस आदमी को ड्रम से भी डर नहीं लगता। दोनों उसकी बात को घुमाने की कोशिश करती है, बट वो उसका हाथ पकड़ कर कहता है कि मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा, मैं सच कह रहा हूँ, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, तुम मेरे लिए बिल्कुल परफेक्ट हो। सुन के मिजुनो एकदम शर्मा जाती है। वो टमाटर की तरह लाल हो जाती है। यहाँ तक कि इस बंदे ने ये सपने भी सजा रखे थे कि वो मिजुनो के साथ शादी करेगा, उसका एक छोटा बेटा होगा और वो दोनों हमेशा साथ में खुश रहेंगे। तभी मिजुनो खड़ी हो जाती है। वो उससे कहती कि तुम्हें पावर रेंजर से अभी खतरा है, वो तुम्हें मारने के लिए तुम्हारे पीछे जरूर आएगा। मेरी बस एक रिक्वेस्ट है, तुम 2 से 3 हफ्तों के लिए अपने रूम के अंदर ही बंद रहना, अगर तुम जिंदा रहे फिर मैं तुम्हें अपना जवाब दे भी दूंगी। वैसे तो वो सच में उससे प्यार करने लग चुकी थी शायद। हमारा बिजनेसमैन इस बात के लिए हाँ कर देता है। उसके बाद वो दोनों अपने अपने घर के रास्ते निकल पड़ते हैं। मीवा भी उस बिजनेसमैन के बारे में ही सोच रही होती है। तभी अचानक से उसके कंधे के ऊपर कोई हाथ रखता है, और तभी वो पीछे मुड़ के देखती है तो हम एक मास्क वाली लड़की को देखते हैं, जो कि एक हथियार की मदद से उसे डरा के अपने साथ चलने के लिए कहती है। तभी यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि पावर रेंजर की टीम को, जो कि खाली अपार्टमेंट के अंदर मिजुनो को वहाँ पर रखा होता है। यहाँ तक कि इन लोगों ने मिजुनो के हाथ पैर बांध के उसे बिल्कुल निकट कर दिया गया था। वो देखने में कुछ ऐसी लग रही थी जैसे कि वो सविता भाभी कहूँ या पड़ोस की मम्मी। मर्दों का तो नेचर ये है कि उन्हें बच्चे जो हैं वो अपने अच्छे लगते हैं और बीवियां दूसरों की अच्छी लगती हैं।
इन लोगों का भी वही प्लान था जो कि माचिया का था। इनको भी मिजुनो की नोटी वॉइस चाहिए थी। उसके चिल्लाने वाली आवाज को रिकॉर्ड करके उसकी वीडियो एडिट करके इंटरनेट पे अपलोड करने वाले थे। उसके लिए तो ये हमारा पावर रेंजर लग जाता है अपनी बंकाई को तैयार करके उसकी गुफाओं के अंदर खोज करने के लिए। इन सब चीजों के दौरान मिजुनो को काफी ज्यादा दर्द होता है। मिजुनो दर्द होने के बावजूद भी बिल्कुल भी एक सुई जितनी भी आवाज नहीं निकालती। कोस वो नहीं चाहती थी कि बिजनेसमैन को वो फंसाए। पावर रेंजर कहाँ रुकने वाला था, वो तो उसकी तसल्लियां निकाल देता है। दर्द को सहन कर लेती है बट आवाज बिल्कुल भी नहीं निकालती। पावर रेंजर कही थी तुम्हारा हथियार तो बहुत छोटा है, बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा। रेंजर को गुस्सा आ जाता है इसलिए वो जल्दी से एक हथियार लेके आता है। वो हथियार वाइब्रेट भी करता है। तुम समझ रही हो मैं क्या कह रहा हूँ? बट वो फिर भी नहीं चिल्लाती। लेकिन तभी वो मास्क वाली लड़की यामुरा एक बड़ा सा हथियार लेके उसके वो घुपो देती है। ऐसा करते ही वो जोर से चिल्लाना शुरू कर देती है। तभी वो ऐसी दर्द की बड़ी आवाज को रिकॉर्ड कर लेते हैं। थोड़ी देर बाद बिजनेसमैन के पास वही वीडियो एडिट होके आ जाती है। जब वो उस वीडियो को प्ले करके देखता है तो वो हैरान हो जाता है कि देखने से ऐसा लग ही नहीं रही थी कि वो एडिट है, वो बिल्कुल ओरिजिनल की तरह दिख रही थी। वो वीडियो डेड ट्यूब के ऊपर भी किसी ने अपलोड कर दी थी। दोनों की ही चिंता कर रहा था क्योंकि उसकी आवाज से ही पता चल गया था कि वो कितनी दर्द में है। इस इंसान ने तो उसे बहुत ब्रूटली टॉर्चर किया होगा, इसलिए वो ऐसी हो चुकी है। और तभी वो बिजनेसमैन मिजुनो की हेल्प करने के लिए घर से बाहर भागता है। वासा खोलते ही उसके सामने पावर रेंजर आ जाता है। बिना समय गवाए वो सीधा उसके मुंह पे ऊपर पूरी ताकत से घुसन लगा देता है। और रेंजर के हाथ में जो हथियार था उससे कुछ ज्यादा ही डैमेज हो गया। उसका तो अब तक जवाड़ा टूट चुका होगा। दूसरी तरफ मिजुनो की हालत भी जो कुछ ऐसी हो चुकी थी। उसके दो के अंदर चाकू घुसेड़ दिया गया था, उसे रस्सियों से बांध रखा था, यहाँ तक कि उसके पार्ट के अंदर भी बेसबॉल बैट को घुसेड़ दिया गया था। अब वापस आते हैं तो हम देखते हैं कि बिजनेसमैन अब हॉस्पिटल में है। माचिया उससे मिलने के लिए आ जाता है और बिजनेसमैन की हालत कुछ ज्यादा ही खराब थी। उसको कुछ ज्यादा ही पीटा गया था। वो अपनी परेशानी को छोड़ के माचिया से कहता है कि तुम मिजुनो को जाके संभालो, मेरी फिक्र छोड़ दो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम उसको संभालो। यहीं से पता चलता है कि ये आदमी सच में बहुत ज्यादा अच्छा था। वो अपनी फिक्र छोड़ के वो दूसरों की फिक्र ज्यादा करता है। तब माचिया रूम से बाहर जाता है और कहता है कि मैं अब सबको मार डालूंगा। जो इंसान इसके ऊपर हंस रहा था, इस इंसान ने भी ये काम किया है। यहीं से ये चीजें और ज्यादा बिगड़ना शुरू हो जाएंगी। हमें पता चलता है कि पावर रेंजर अब पहले स्थान के ऊपर आ चुका है। बिजनेसमैन का चैनल अब बिल्कुल नीचे गिर चुका है और वो अब उसकी भी डेथ हो चुकी है। अब उसकी डेथ के बाद बहुत सारे छोटे मोटे डेड ट्यूबर सामने आने लगे कि ऐसी हालत का मजाक उड़ाने लगे। ऐसे ही हम एक डेड ट्यूबर को देखते हैं जो कि उसका मजाक उड़ा रहा था। वीडियो वगैरह एडिट करके लोगों को दिखा दिखा के हंस रहा होता है। वो लाइव स्ट्रीम कर रहा होता है तो उसके जो सब्सक्राइबर होते हैं वो कहते हैं तुम्हारे पीछे कौन है, जरा देखना कोई खड़ा है। जब वो पीछे मुड़ के देखते हैं तो देखते हैं माशिरो माई इसके पीछे खड़ी हुई है। एक ही झटके में उसका सर वहीं पर खोल के रख देती है। बट वे सब मेंबर लाइव स्ट्रीम में उसे देख के बहुत ज्यादा खुश हो रहे थे। तभी माशिरो माई उन सब के सामने कहती है कि बिजनेसमैन हमारी ही टीम का एक मेंबर था, पावर रेंजर ने उसकी जान ले ली है, अब मैं उसे चैलेंज करती हूँ फाइट के लिए। उसके बारे में उल्ट सुनाप चीजें बोलकर उसे फिंगर भी दिखा देती है। ये लाइव स्ट्रीम हमारा दूसरी साइड पावर रेंजर भी देख रहा होता है। देखकर पावर रेंजर भी अपनी लाइव स्ट्रीम को ऑन कर देता है। माई भी उसकी लाइव स्ट्रीम ज्वाइन करके ये उसके बाद अपनी फाइट की जगह प्लान करते हैं। जगह तेरी, टाइम तेरा, डांग मेरी, वैम तेरा। तभी माई अपने सभी व्यूवर्स को कहती है कि मैं इस फाइट वाली वीडियो को डेड ट्यूब के ऊपर अपलोड नहीं करने वाली। मैं इस बार तुम सभी को मौका दूंगी पैसा कमाने का। मैं चाहती हूँ कि आप सभी लोग लाइव आके इस फाइट को देखो और एंजॉय करो। उसी टाइम हमारी भी वीडियो तुम रिकॉर्ड करोगे। आप सभी लोग डेड ट्यूब के ऊपर हमारी वीडियो अपलोड करके पैसा छाप सकते हैं बहुत सारा। ये बात सुन के सभी डेड ट्यूबर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। तुम लोग सोचोगे कि माई दूसरों का भला कैसे कर सकती है। मैंने कहा था ना, हर एक चीज के पीछे कोई ना कोई कारण जरूर होता है। फाइट वाले दिन सभी डेड ट्यूबर उस जगह के ऊपर पहुंच जाते हैं। मैदान के अंदर एक बॉक्सिंग वाली रिंग बनी होती है और उसके चारों ओर जाली लगी होती है। उनका मैच देखने के लिए 2000 से भी ज्यादा डेड ट्यूबर आए थे। पावर रेंजर वर्सेस माही का युद्ध होने ही वाला था। शुरू होते ही माही अपनी तलवार के जरिए से सीधा उसके ऊपर अटैक कर देती है। पावर रेंजर भी अपनी फुर्ती दिखाता है और वो भी डॉज कर लेता है।
है और तभी वो मुक्कों की बारिश भी कर देता है। भी कुछ कम नहीं होती, वो डॉज करते हुए सीधा एक लात उसके जबाड़े के ऊपर मारती है। अपना कॉम्बो स्लैश मारने के लिए इसके ऊपर कूदती है। तभी पावर रेंजर उसकी स्वॉर्ड को वहीं पर रोक लेता है। एक ही झटके में उस स्वॉर्ड को वहीं पर वो तोड़ देता है। इस कारण माई का ध्यान भटक जाता है और वो सीधा एक पंच उसके मुंह के ऊपर दे मारता है। डबल कॉम्बिनेशन पंचेस मारने के बाद माई की हालत बिल्कुल खस्ता हो जाती है। बाहर खड़े सभी डेड ट्यूबर ये देख खुश हो रहे थे। वो पावर रेंजर को कहते हैं कि इसका जल्दी से अपग्रेड। ये बात सुनते ही पावर रेंजर जल्दी से माई के कपड़ों को फाड़ देता है। उसके दोनों नींबुओं को नचोड़ना शुरू कर देता है। अपनी बंकाई को उसकी गुफा में डालने ही वाला होता है, लेकिन तभी पीछे से माचिया की आवाज आती है। वो उसे वहीं पर रोक लेता है। वो जब देखता है तो पता चलता है कि उसने मियामुरा को पकड़ लिया है। तभी माचिया कहता है कि यार ये गेम कितना बोरिंग है, मजा नहीं आ रहा। क्यों, क्या कहती हो ऑडियंस? इस खेल को थोड़ा और ज्यादा मजेदार बनाया जाए। चलो फिर सब मिलके दो ग्रुप बनाते हैं। जिन लोगों को रखता है कि पावर रेंजर जीतेगा वो सब लोग उसकी साइड में खड़े हो जाएं। जो लोग माई की तरफ हैं वो माई की साइड पे जाके खड़े हो जाएं। इससे दो टीमें बन जाएंगी। और हाँ, इस फाइट में जो भी हारेगा उसका मरना तो कंफर्म है ही, बट जो हारने वाली टीम का साथ देंगे वो सभी लोग भी मारे जाएंगे। और हाँ, ये जगह मैंने चारों तरफ से सील कर दी है ताकि तुम में से कोई भी डेड ट्यूबर यहाँ से भाग न सके। ये बात सुनते ही सभी लोग भड़क पड़ते हैं। वो माचिया को गाली वगैरह भी देने लग जाते हैं। तभी माचिया कहते कि देखो यार, हम सभी लोग तुम्हारे लिए वीडियो बनाते हैं, कितनी एंटरटेनमेंट भरी और कितनी मेहनत लगाते हैं। तुम लोगों को तो पता चले कि कितनी मेहनत लगती है ऐसी वीडियो बनाने में। वैसे भी तुम लोग इन वीडियो की वजह से आज के दिन पैसे कमाने वाले हो। ऐसे भी तुम सभी लोग डेड ट्यूबर हो, आज नहीं तो कल तो तुम्हें मरना ही है। तभी सभी के मोबाइल में नोटिफिकेशन आता है, वो भी डेड ट्यूब की तरफ से। हमें पता चलता है कि डेड ट्यूब के ऊपर मार्चिया ने एक वीडियो अपलोड की हुई है। उस वीडियो के अंदर हमें एक स्टोरी बताई जाती है। उस वीडियो के अंदर होता है एक छोटे से गांव के अंदर किसी ने मंदिर के अंदर आग लगा दी थी। इस वजह से वो पूजा घर पूरी तरह से आग में झुल गया। वो धीरे धीरे आग पीछे वाले जंगल की ओर पहुंच चुकी होती है। आग के कारण काफी सारे जानवर और कुछ लोग भी मर जाते हैं। आग से बचे कुछ लोग आधे अब तक जल चुके थे और कुछ घायल थे, बट किसी को भी नहीं पता चलता कि वो मंदिर के अंदर आग किसने लगाई। बट कुछ दिनों के बाद गांव वालों को शक एक आदमी के ऊपर जाता है जो कि एक याकूजा होता है, जो अपनी पहचान छुपाकर इस गांव में रहने के लिए आया था। वहां रह रहे सभी लोगों को ऐसा लगता था जैसे कि वो आग इस आदमी ने ही लगाई है, बट सबूत ना होने के कारण और उसे पकड़ा नहीं गया। बट उसके 1 महीने बाद उस याकूजा बोस को किसी ने उसे बुरी तरह से मार के वहीं फेंक दिया था। बट गाँव वाले काफी हैरानी होते हैं। वो इस हादसे के बारे में पुलिस वालों को कुछ नहीं बताते, यहाँ तक कि उसकी बॉडी को भी उस जगह के ऊपर ही दफना देते हैं। गांव वालों को लग रहा था ये सब भगवान ने किया है, ये मरने ही डिजर्व करता था। उसके बाद हम प्रेजेंट में आते हैं और पावर रेंजर वहां खड़ा कहता है कि आज से 10 साल पहले उस याकूजा बॉस को मैंने ही मारा था। तभी माचिया कहते कि तुम्हें पक्का यकीन है उस मंदिर के अंदर आग उस बॉस ने ही लगाई थी, या फिर ये सब काम करने वाला कोई और भी तो हो सकता है। हाँ, मुझे ये बात ही पता है कि इन चीजों के चलते दौरान तुम्हारा भी फेस जल गया था, क्या तुम इस वजह से ही ये मास्क भी पहनते हो। तभी हमें एक और पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये सब कुछ घटना हो रही थी। वहाँ पर मियामुरा भी सामने खड़ी होती है। वो इन सब चीजों को चुपचाप खड़ी वहीं देख रही होती है। और अब उस जगह के ऊपर साकी और मिज़ुनो भी आ चुके थे। दिन की दोनों की हालत ही बहुत ज्यादा खराब थी। ये सब काम उस पावर रेंजर ने ही किया था। अभी साकी कहती है मियामुरा तुम ही थी ना जिसने उस मंदिर के अंदर आग लगाई थी। ये बात सुन के वो बिल्कुल चुप हो जाती है। सब ऑडियंस कंफ्यूज हो जाती है कि आखिर ये चल क्या रहा है। तभी वो पावर रेंजर गुस्से में बोल देता है कि मेरी बहन ऐसा कभी भी नहीं कर सकती। क्या मतलब उस गाली का मतलब ये है? बहन जो रेंजर को इनकी बातों पे यकीन हो ही नहीं रहा था। यहाँ दूसरी तरफ मियामुरा कहती है कि नहीं, ऐसा मैंने कुछ नहीं किया। तभी वो पावर रेंजर मतलब कि अपने भाई को ऑर्डर देती है कि उसको मार डालो। मिज़ुनो जोर से हंसते हुए कहती है कि मियामुरा ने ही इस बिजनेसमैन को मरवाया है, यहाँ पर सब तुम लोग मरने वाले हो, ये सब इसका ही प्लान है। तभी उनका सेकंड राउंड भी स्टार्ट हो जाता है। इस बार माही बिल्कुल तैयार थी। स्टार्ट हो गई, वो पहले झटके में इसके ऊपर कट लगा देती है। कट लगाने के बाद वो अपनी टूटी हुई तलवार से फिर से
से कट लगा देती है। मौके का फायदा उठाते हुए वो पावर रेंजर उसके हाथ से तलवार ही गिर देता है नीचे। पावर रेंजर कहता है कि मैं अपनी बहन से बहुत प्यार करता हूँ और तुम सब लोग झूठे हो। तभी वो पूरी जोश में भर जाता है, लेकिन माई भी कुछ कम नहीं होती। वो एक झटके में ही उसका सारा जोश उतार देती है। माई कहती है कि अब मैं अच्छे से फाइट करूंगी बिकॉज अब माचिया आ चुका है। तुम लोगों को तो पहले से ही पता है माई तभी अच्छे से लड़ती है जब माचिया उसको रिकॉर्ड करता है। जी हाँ मित्रों, अब तक माई बस उसके साथ खेल रही होती है। ये बात कहते ही माई उसके ऊपर हमला करने जाती है, बट पावर रेंजर एक घुसन में उसे नीचे लेटा देता है। माई फिर भी उठती है और सीधा उसके मुंह के ऊपर एक पंच लगा देती है। उसके बाद माई बिल्कुल एक बीस्ट की तरह उसके ऊपर चढ़ जाती है। वो लगातार वार पे वार करती ही जाती है। वो उसे मारने का एक मौका भी नहीं देती। तभी वो पावर रेंजर नॉकआउट हो जाती है। फिर माई अपना अगला प्लान आजमाती है। तभी माई कहती कि मैं जानती हूँ कि अब मैं जीतने वाली हूँ। मैं तुम सब लोगों के लिए एक ऑफर लेके आई हूँ। वो रेंजर तो बिल्कुल हारने वाला है। मैं चाहती हूँ कि तुम लोग मेरी टीम को ज्वाइन करो। मेरी टीम ज्वाइन करने के लिए सिर्फ एक छोटा सा काम करना है तुम लोगों को। वो पावर रेंजर की बहन है उसको निपटा दो, उसके बाद तुम सब लोग मेरी टीम में आ सकते हो। दूसरी तरफ साकी और मिज़ोनो ने उसकी बहन को उस केस के अंदर ही अंदर डाल दिया और तभी पावर रेंजर की सभी टीम के लोग उसे बहुत बुरी तरह से मारना शुरू कर देते हैं। पीछे से लात पड़ती है, कभी पेट में घुसन। तभी पावर रेंजर खड़ा हो जाता है और अपनी बहन को बचाने के लिए जाता है। तभी पीछे से माई कहती कि अगर तुम इस रिंग से बाहर गए तो तुम हार जाओगे, तुम मरने वाले हो और साथ में तुम्हारी अब बहन भी जाने वाली है। ये बातें सुन के पावर रेंजर को अब गुस्सा आ जाता है। वो गुस्से में सीधा पावर रेंजर माई के ऊपर सीधा हमला कर देता है। लड़ता तो पूरी अपनी पावर से है, बट माई अलग ही लेवल पे लड़ती है। इस कारण पावर रेंजर फिर से हार जाता है। पावर रेंजर फिर से खड़ा हो जाता है और अपनी ऑडियंस से कहता है कि मेरी बहन को बचाओ, बट उसकी कोई भी बात नहीं सुनता। वो सब तो अब वीडियो बनाने लग चुके थे। इससे आपको पता चल ही गया होगा, लोग तब तक साथ देते हैं जब तक तुमसे मतलब ना निकल जाए। तब तुम्हारे पास पावर है तब तक तुम्हारे पास सब लोग हैं। जिस टाइम तुम्हारा नसीब अच्छा नहीं चल रहा हो उस टाइम सब लोग तुमसे दूर हो जाते हैं। शायद मुझे ये बात तुम लोगों को समझाने की जरूरत नहीं, बाकी तुम समझदार हो ही। तभी माई उन सब को रुकने के लिए कहती है। तभी वो रुक जाते हैं और हम उसकी बहन की हाल देखते हैं जो कुछ ऐसी हो चुकी थी। पावर रेंजर की साइड में जितने भी लोग उसका सपोर्ट कर रहे थे अब वो माई की तरफ इकट्ठा हो चुके होते हैं। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे पीछे कोई है कि नहीं, जो काम मैं करने आया था वो मैं करके जरूर जाऊंगा। और रेंजर कहता है कि मैं अपनी बहन का बदला अब लेके रहूंगा और वो फिर से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। हाँ, मैंने पहले ही कहा था माई कुछ भी काम करती है वो बिना सोचे समझे कुछ भी नहीं करती। हर एक काम करने के पीछे उसका कोई आइडिया जरूर होता है। और अब माई कहती है कि मैं तुमसे हार गई। वो अपने हथियार नीचे गिर देती है। कहती है कि तुम मैंने पहले ही कहा था मेरे ऊपर कभी भी भरोसा मत करना। तभी वो सभी ऑडियंस की तरफ देखते हुए कहती है कि सो इट मीन दिस हु बीट ऑन माई वेन विल ऑल गेट एलिमिनेशन। मतलब कि अब तुम सबको मैं अपने हाथों से ही मारूंगी। माई को ऐसा बोलते देख सब ट्यूबर की फट जाती है। तभी वो भड़कते हुए सभी लोग माई को उल्टा सीधा बोलना शुरू कर देते हैं। वो कहती कि तुम धोखेबाज हो, ये मैच बिल्कुल सही नहीं है। तभी माई कहती तो अच्छा चलो ठीक है, मैं तुम लोगों को एक और चांस देती हूँ, तुम्हारी मर्जी है, तुम लोग चाहो जिस मर्जी को टीम को चुन सकते हो। तभी पावर रेंजर की टीम को सभी लोग ज्वाइन कर लेते हैं। तभी माई हंसती है और एक और बात कहती है, सिर्फ 3 मिनट के अंदर ये पूरी जगह ब्लास्ट हो जाएगी। तक हमने डेड ट्यूब से जितना भी पैसा कमाया था वो सारा पैसा हमने बॉम्ब्स खरीदने में लगा दिया। जमीन के नीचे अब हमने लगा रखा है और अब तुम सभी लोग यहाँ से मरने वाले हो। ये बात सुन के सभी लोग घबरा जाते हैं। वो आसपास की जालियों को खोलने की कोशिश करते हैं। अभी माई कहती कि शांत हो जाओ, मैं तुम्हें एक और चांस देती हूँ, चलो ये बिल्कुल आखिरी चांस होगा। इस फाइटिंग रिंग में आओ और मुझे मार के यहाँ से तुम जा सकते हो। ये बात सुन के एक बंदा सीधा रिंग के अंदर जाता है। तभी एक झटके में वो रिंग से बाहर भी गिरता है और वो सीधा वहीं जाके मर भी जाता है। तभी एक साथ कुछ और ज्यादा लोग आते हैं और वो उन्हें भी एक झटके में मार देती है। माही को ज्वाइन करने के लिए साकी भी वहाँ पर आ जाती है। अब साकी भी अपनी कटाना से लोगों को काटना शुरू कर देती है। डर के मारे वो लोग जालियों के ऊपर से जाने की कोशिश करते हैं। तभी साकी उनके ऊपर गोलियां से चला के सबको खत्म कर देती है। तभी 3 मिनट पूरे हो जाते हैं और वो जगह पूरी तरह से ब्लास्ट हो जाती है। अब वहाँ पर जितने भी लोग थे वो सब उस ब्लास्ट के कारण उड़ जाते हैं और तभी माही बाहर आके निकलती है।
दूसरी तरफ वो पावर रेंजर जिसने अपनी बहन को वो प्रोटेक्ट कर लिया था उस आग से बचने के लिए, अपनी बहन से पूछता कि कौन था वो जिसने उस मंदिर के अंदर आग लगाई थी। साल के बाद उसकी बहन ने उसका चेहरा देखा था। वो उसे देख कर पे शांति नहीं है। वो कहती कि तुम बस सूरत कौन हो। तभी वो पावर रेंजर अपनी ही बहन का गला दबा के वहीं उसे खत्म कर देता है, अपना मास्क वहीं पर छोड़ के चला जाता है। अब इस जगह के ऊपर जितने भी लोग मरे थे और वो स्कूल वाला हादसे के साथ सभी डेथ का इल्जाम पावर रेंजर के ऊपर लग जाता है। पुलिस वालों को पावर रेंजर अभी तक नहीं मिला, वो अब फरार हो चुका है। ऐसे ही अब कुछ दिन बीत जाते हैं। हम देखते हैं कि मीवा भागती हुई सीधा क्लब रूम के अंदर जाती है। जल्दी से भाग के माचियो के पास जाती है और बताती है कि अब डेड ट्यूब बंद हो चुका है। तभी माचिया अपने फोन के अंदर डेड ट्यूब चेक करता है, जो कि अब उसकी साइट बिल्कुल भी चल नहीं रही होती। इसके बाद क्या क्या होने वाला है वो तो अगले पार्ट में ही पता चलेगा। अगला पार्ट मैं तभी बनाऊंगा जब आप लोग अच्छा सपोर्ट दिखाएंगे। कोज मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ डेड ट्यूब की वीडियो बनाना कितना ज्यादा रिस्की काम है। सो लाइक एंड सो कमेंट कर देना, शायद इसका पार्ट आप लोगों को चाहिए तो। तब तक के लिए फिर मिलते हैं। अरिगातो गोजाइमास।